ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं। अब ऐसा लगता है कि जो इजराइल की लड़ाई है वो अब दिख रहा है कि अमेरिका की लड़ाई बनती जा रही है। कहने का मतलब ये है, ये वही एक साजिश है जो कि मोसाद है, जिसमें सीआईए है, जिसमें जो ना तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात है, ना ट्रंप की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात है। बिकॉज में ये धमकी देने से कोई फायदा नहीं होगा, ईरान पे धमकी नहीं लागू हो रही है और ये सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी नीचे कर रहे हैं। इजराइल अभी डेस्परेशन में है। इजराइल नहीं, अभी मुझे लग नहीं रहा है 6 दिन में वो कोई लड़ाई जीत रहा है। इसी दौरान जो खबरें आ रही हैं भारत पाकिस्तान के नजरिए से अगर देखें तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ डोनाल्ड ट्रंप लंच करेंगे। ये आप में बड़ी बात है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको लेकर खबरें छप रही हैं। भारत की भी एक तरह से एक डिप्लोमेटिक नाकामी के तौर पे देखा जा रहा है कि अभी पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इसमें देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है आईएमएफ से मिला है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक से मिला है 4, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहां पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। देखिए पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। और जहां तक ताल्लुक है आसिम मुनीर का मिलने का डोनाल्ड ट्रंप से, जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान की लीडरशिप, आसिम मुनीर खुद जाके चाइना से पहले उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का अभी भी रीजनल पर्सपेक्टिव है, उनमें काबिलियत है अपनी जियो पॉलिटिक्स को बढ़ाने की। पर देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर, किसको नहीं समझ में आ रहा है, कोई लड़ाई थोड़ा लड़ रहा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इजराइल ईरान संकट में, युद्ध में एक नया कोड आ गया है और बहुत ही खतरनाक कोड है। वो है डोनाल्ड ट्रंप का सीधे तौर पर धमकी देना ईरान को। साथ साथ इन सवालों के देखेंगे कि अगर पश्चिम एशिया पूरे तरीके से अस्थिर होता है, क्या ईरान की तबाही, इजराइल अगर इस तरह से जिस तरह पूरे संकट को हम देख रहे हैं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर आकर ये तय कर लेती है कि अगर सत्ता पलट होना है, या यहाँ तक बात हो रही है कि क्या अयतुल्ला खामनई वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या करने की भी कोशिश हो सकती है। मैं तमाम बयानों को किस तरह से भारत को देखना चाहिए, भारत की जनता को, भारत की सरकार को, और साथ ही जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कैसे देखेगी कि अगर ईरान तबाह होता है, फिर से इराक और अफगानिस्तान में बदलने की एक कोशिश होती है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, तो इसको हम कैसे देखें, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, प्रवीण साहनी जी जो कि फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, खुद एक फौजी रह चुके हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ये स्टेटमेंट आपने सुना, ये पढ़ा, तो मन में क्या ये विश्वास अविश्वास की बात आई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लोग कहते हैं कि भाई वो तो दीवाने हैं, वो कुछ भी कह देते हैं, ये कुछ भी कहना हुआ? देखिए ये जो धमकी है, इस धमकी से सिर्फ जो रिलायबिलिटी है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की है वो कम होती है। दुनिया में क्रेडिबिलिटी अमेरिका की कम होती है। उसका कारण ये है कि आईएईए के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं ईरान। कहने का मतलब ये है, ये वही एक साजिश है जो कि मोसाद है, जिसमें सीआईए है, जिसमें MI6 है, जिसमें जो इन्होंने यूक्रेन में कर रहे हैं वही यहाँ कर रहे हैं। अभी तक जो ट्रंप थे वो रेजिस्ट कर रहे थे, पर अब ऐसा लगता है कि जो इजराइल की लड़ाई है वो अब दिख रहा है कि अमेरिका की लड़ाई बनती जा रही है, जो ना तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात है, ना ट्रंप की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात है। बिकॉज में ये धमकी देने से कोई फायदा नहीं होगा, ईरान पे धमकी नहीं लागू हो रही है और ये सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी नीचे कर रहे हैं। और हंसी आती है, दुख भी होता है कि पूरा जो नाटक रचा गया वो ये था कि ईरान की जो न्यूक्लियाई ताकत है वो खतरनाक है दुनिया के लिए, वो जो विश्व शांति के लिए खतरनाक है। आइए इस पर बातचीत करते हैं, न्यूक्लियर डील करते हैं। पार्टियों को बिठाया गया, अमेरिका ने मध्यस्थता की, इजराइल को बुलाया गया, और
ईरान की तरफ से उस मध्यस्थता की जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्हीं की हत्या कर दी। तो ये कैसा घिनौना मजाक है। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें सामने आ रही हैं दुनिया की और उसके बावजूद उनके शब्दों की कोई अहमियत नहीं है, कब वो क्या कहते हैं। तो इजराइल अभी डेस्परेशन में है। इजराइल नहीं, अभी मुझे लग नहीं रहा है 6 दिन में वो कोई लड़ाई जीत रहा है ईरान के अगेंस्ट। तो वो डेस्परेट है कि किसी तरीके से कोई अमेरिका को ले आए इस लड़ाई के अंदर। तो वही मुझे लगता, दो चीजें हो रही हैं। ये धमकीबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी नीचे हो रही है ईरान के मुकाबले, क्योंकि ईरान पर जितने सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान के जहाजों का, वो लड़ाकू विमानों का जिक्र कर रहे थे जिनकी मरम्मत तक नहीं हुई है, इसलिए उनको मैदान में उतारा नहीं गया है, उनको भेजा नहीं गया वहां जो एयर स्पेस है, यानी कि कोई लड़ाकू जो लड़ाई एयर स्पेस में हो रही है उसको लेकर। तो उसके बावजूद भी क्यों बौखलाया है इजराइल? अगर हम लोगों की भी बात करें, बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट इसलिए है कि ये कन्वेंशनल लड़ाई नहीं हो रही है। जो लड़ाई हो रही है वो हो रही है मिसाइल्स की। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए 20 साल से ईरान तैयारी कर रहा है। तो ईरान को पता था ये लड़ाई होगी एक दिन। तो ये सबकी सोच है जो एक्सपर्ट्स हैं उस एरिया के। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, देखिए ये हाइपरसोनिक एक अलग तरीके की मिसाइल होती है जो आम मिसाइल की तरह नहीं होती। ये जो ऊपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, करीबन 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक ये उस पे चलती है। इसके अगेंस्ट कोई डिफेंसेस नहीं होते हैं। तो अब जो है उनके पास कितनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, कितनी उन्होंने अंदर उसको टनल्स के अंदर डाला हुआ है, ये सब किसी को पता नहीं है। ये सिर्फ अंदाजेबाजी हो रही है। मेरी सोच ये है कि ईरान के पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं और बहुत अव्वल दर्जे की मिसाइल है, लेटेस्ट मिसाइल है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि रिपोर्ट आई है कि कम से कम 3 कार्गो प्लेन हैं चाइनीज के जो कि कहीं और जा रहे थे यूरोप की तरफ, फिर उन्होंने अपना रडार बंद किया और वो ये ईरान में लैंड किए हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके पास लड़ाई की जो क्षमता है वो आ भी रही है, वो दी जा रही है। चाइना भी दे रहा है। रही कि उनके पास ये जहाज नहीं है, ये नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप साइज देखिएगा इजराइल का 10 इजराइल से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ईरान जो है आम ताम ताकत नहीं है, कन्वेंशनल लड़ाई नहीं हो रही है। तो ये देखिए ना, इसी दौरान जो खबरें आ रही हैं भारत पाकिस्तान के नजरिए से अगर देखें तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ डोनाल्ड ट्रंप लंच करेंगे। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको लेकर खबरें छप रही हैं। भारत की भी एक तरह से एक डिप्लोमेटिक नाकामी के तौर पे देखा जा रहा है कि अभी अभी भारत के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान समर्थित ताकतों ने, कम से कम भारत ये कह रहा है। और उसके साथ साथ किस तरह से उनके सेनाध्यक्ष को इतना स्पॉटलाइट में लाया जा रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है 20 साल से और उनके पास पूरी तैयारी है। बताइए कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे। ये इस पूरे डेवलपमेंट को, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे पूरी दुनिया में गए, उन्हें कन्विंस करने की वहां पे कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का ओवल ऑफिस में, राष्ट्रपति के कार्यालय में वहां पर पहुंचना, उनके साथ लंच करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है आईएमएफ से मिला है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है which has a nuclear bomb, only Islamic country with a nuclear bomb।
और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहां पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। लेकिन प्रवीण साहनी जी, यहाँ पे मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना जरूरी है कि ईरान भी एक तरह से जो मुस्लिम दुनिया है उसका लीडर बनने की कोशिश लगातार करता है, कम से कम एक रीजनल लीडर। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बात की इजाजत देगा कि उसके बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए ईरान पर हमले के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। और जहां तक ताल्लुक है आसिम मुनीर का मिलने का डोनाल्ड ट्रंप से, जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान की लीडरशिप, आसिम मुनीर खुद जाके चाइना से पहले उसको डिस्कस करेंगे। अभी जहां तक आपने बात करी ईरान की, ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है। ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का रीजनल पर्सपेक्टिव है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का अभी भी रीजनल पर्सपेक्टिव है, उनमें काबिलियत है अपनी जियोपॉलिटिक्स को बढ़ाने की। पर जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के हम कहते हैं मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर, किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा ना लड़ रहा है इजराइल, वहां जेनोसाइड हो रहा है। और ये ईरान जो है, हमें इसको आज देखिए ग्लोबल साउथ सारी कंट्रीज वहां उसके साथ खड़ी हैं, हम नहीं है उनके साथ। हमारा G7 में क्या मतलब है? जहां तक मेरा ताल्लुक है, हम G7 में तो है ही नहीं है। आपको खड़ा होना है अपने लोगों के साथ, आपके लोग हैं ग्लोबल साउथ कंट्री जहां पे आपकी डेवलपमेंट होगी। G7 कंट्री आज टूटे पड़े हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है। जो उनकी ताकत है वो इतनी डिपेंडेंसी है उनकी अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका उनको जूती मारता है। जैसे कि आपने खुद ही बयान किया कि जब अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे थे, उन्होंने पब्लिकली फ्रेंच प्रेसिडेंट को कह दिया, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि सीज फायर के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूं।